नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंदर हम पढ़ रहे थे लोकोक्ति और मुहावरे, और लोकोक्ति और मुहावरे के बारे में हम ये चौथी चर्चा करने जा रहे हैं। पूर्व में हमने लोकोक्ति और मुहावरे का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, अंतर और भाषा में महत्व आदि पर हमने जिक्र किया था, और उसके बाद लोकोक्ति कहावतों के बारे में अर्थ वाक्यों में प्रयोग करना सीखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चौथी चर्चा में। अन्य जो लोकोक्ति कहावत है उनका अर्थ और वाक्यों में प्रयोग करना सीखते हैं। तो देखिए, कोउ नृप होई हमें का हानि एक महत्वपूर्ण लोकोक्ति है, और इसका अर्थ है वो देखिए कि किसी भी परिवर्तन के लिए उदासीनता, यानी कि कोई भी राजा हो, प्रजा अगर ये सोचे कि हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये एक प्रकार से उदासीनता का प्रतीक है। और इसके लिए कहावत चरितार्थ होती है कि कोउ नृप होउ हमहु का हानि, कि राजा कोई भी हो, हमें क्या हानि है, हमें क्या मिलने वाला और नहीं मिलने वाला है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका अर्थ होगा, जो लाक्षणिक अर्थ होगा, किसी भी परिवर्तन के लिए उदासीनता। वाक्य में हम प्रयोग करेंगे तो कैसे इसको निरूपित करेंगे वाक्य में कि भारत की जनता ने सभी राजनीतिक दलों की सरकारों को परख लिया, गरीब की स्थिति में कोई ठोस परिवर्तन नहीं लाता। इसलिए चुनाव के समय गरीब यही सोचता है कि कोउ नृप हो हमहु का हानि, कि राजा कोई भी बने, नेता कोई भी बने, सरकार कोई सी भी बने, हमें क्या हानि है, हम हमारे भाग्य के अनुसार जिएंगे और मरेंगे। लेकिन लोकतंत्र में जनता की इस उदासीनता से काम नहीं चलेगा। तो कोउ नृप हो हमहु का हानि यानी किसी भी परिवर्तन के लिए उदासीनता, किसी भी परिवर्तन से तटस्थ हो जाना, परेशान होकर। और वाक्य में प्रयोग है कि भारत की जनता ने सभी राजनीतिक दलों की सरकारों को परख लिया, गरीब की स्थिति में कोई ठोस परिवर्तन नहीं लाता। इसलिए चुनाव के समय गरीब यही सोचता नजर आता है, या यही सोचता है कि कोउ नृप होई हमें का हानि। लेकिन लोकतंत्र में जनता की इस उदासीनता से काम नहीं चलेगा। अगला जो अगली लोकोक्ति है, कहावत है कि खुदा पहाड़ निकली चुईया। खुदा पहाड़ निकली चुईया यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी परिणाम कुछ भी नहीं, यानी कि अधिक परिश्रम पर लाभ कम हो, तब ये कहावत चरितार्थ होती है। वाक्य में अगर हम इसका प्रयोग करेंगे कि मोहल्ले में चोर चोर की आवाज़ आने लगी, सब लोग जाग गए, घर घर की तलाशी ली और रात भर पहरा दिया। सब सुबह मालूम पड़ा कि एक पागल द्वारा अचानक आवाज़ लगाकर भाग जाने से यह सब कुछ हुआ, और खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी कि अधिक परिश्रम और लाभ कम हो, तब ये कहावत चरितार्थ होती है। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध है। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, इसका अर्थ है कि घर की किसी वस्तु व्यक्ति का सम्मान ना हो, और दूसरा जो सामान्य सा व्यक्ति है बाहर का, उसको महत्व दिया जाता है। तो इसका जो अर्थ है वो सटीक अर्थ देखिए, परिचितों की अपेक्षा दूर के अपरिचित को अधिक महत्व दिया जाना या कि देना। वाक्य में अगर प्रयोग करना चाहें तो देखिए, हमारे देश में एक से एक विद्वान हैं, पर उनकी इज्जत नहीं होती, और विदेश के साधारण व्यक्ति को भी हम परम विद्वान मानते हैं। सच है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध है, यानी कि घर का जो योगी है, घर का सिद्ध व्यक्ति है, वो तो कुछ नहीं है, और आन गांव का
अन्य गांव का आदमी को सिद्ध पुरुष मान लिया जाता है। अर्थात परिचितों की अपेक्षा अपरिचितों को अधिक महत्व दिया जाता है। अगली जो है घर की मुर्गी दाल बराबर, अगली कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसका अर्थ है सहज सुलभ वस्तु का कोई महत्व नहीं होता या नहीं समझा जाता, तो उसके लिए प्रयुक्त किया कहावत प्रयुक्त होती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जो सहज सुलभ वस्तु है, घर की वस्तु है, उसका कोई महत्व नहीं होता है, सहज सुलभ मिल जाती है। वाक्य में अगर इसका हम प्रयोग करेंगे तो देखिए, घर में बड़ा भाई अच्छा डॉक्टर है, पर बीमार होने पर उसे कोई नहीं दिखाता और बाहर के मामूली डॉक्टर से इलाज करवाया जाता है। यही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। दूसरी जो लोकोक्ति है वह है घर का भेदी लंका ढाए, यानी घर का रहस्य जानने वाला बड़ी हानि पहुंचा सकता है। घर का रहस्य जानने वाला बड़ी हानि पहुंचा सकता है। और वाक्य में प्रयोग अगर इसको हम करते हैं तो होगा, हमारी ही सेना के एक सिपाही ने शत्रु को हमारी सेना के व्यूह की जानकारी दे दी। शत्रु को, उससे शत्रु ने हमारे आक्रमण को विफल कर दिया। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। अगली जो कहावत है, लोकोक्ति है, वह है घर आया नाग न पूजिए बांबी पूजन जाए। घर आया नाग न पूजिए बांबी पूजन जाए, अर्थात स्वतः आए सु अवसर का लाभ न उठाकर फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। यही है घर आया नाग न पूजिए बांबी पूजन जाए, स्वतः आए सु अवसर का लाभ न उठाकर फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। इसका अगर हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं तो देखिए, आज से 10 वर्ष पहले रामू को घर बैठे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल रही थी। अवसर मिलने के बाद अब नौकरी के लिए ऑफिस भटक रहा है। सच है कि घर आया नाग न पूजिए अब बांबी पूजन जाए। अगली जो लोकोक्ति है, कहावत है कि अक्ल का दुश्मन, क्या? अक्ल का दुश्मन, यानी अक्ल से काम न लेना। देखिए, मूर्ख व्यक्ति। वाक्य में अगर हम प्रयोग करेंगे इसका तो होगा, अनपढ़ लोग अक्ल के दुश्मन होते हैं, जनसंख्या बढ़ाते जाते हैं और गरीब बने रहते हैं। यही है अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पना करते रहना। और इसका वाक्य में प्रयोग होगा, अक्ल के घोड़े दौड़ाते रहने से कुछ नहीं होगा, जमकर मेहनत करनी होगी तभी सफलता मिलेगी। यानी कि कल्पना करते रहने से कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ति केवल कल्पना में ही काम करता रहता है और यथार्थ धरातल पर नहीं करता है, उसके लिए ये कहावत कही जाती है, बोली जाती है कि अक्ल के घोड़े, वह तो जीवन भर अक्ल के घोड़े दौड़ाते रहा और अब पछता रहा है। अंगारे उगलना, अंगारे उगलना यानी क्रोध में लाल पीला होना। कटु कथन कहना, कड़वा कथन कहना। अभिमन्यु की चक्रव्यूह में मृत्यु के बाद अर्जुन कौरवों पर अंगारे उगलने लगा, यानी कि क्रोध में लाल पीला होना। अंगारों पर पैर रखना, इसका अर्थ है संकटपूर्ण कार्य करना। अंगारों पर पैर रखना, संकटपूर्ण कार्य करना। इसका अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो सर्कस में शेरों के बीच कार्य करना आसान नहीं है। अंगारों पर पैर रखने के समान है। अंगारों पर पैर रखना, क्या अर्थ हुआ इसका? संकटपूर्ण कार्य करना, संकटपूर्ण कार्य करना। और इसका
बेहतर उदाहरण है। सर्कस में शेरों के बीच कार्य करना आसान नहीं है, अंगारों पर पैर रखने जैसा है। आगे देखिए, अन्न जल उठना। अन्न जल उठना यानी स्थान पर रहने का संबंध टूटना, एक स्थान विशेष से अपना संबंध टूटना। आगे देखिए, इसका वाक्य में प्रयोग करने के बाद इसको ज़्यादा अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। मेरी नौकरी क्या है, जब तक एक स्थान पर रहता हूँ वहाँ, जब तक मेरी नौकरी का क्या है, जब तक एक स्थान पर नौकरी रहती है वहाँ रहता हूँ, जब वहाँ का अन्न जल उठ जाता है तो दूसरे स्थान पर चला जाता हूँ। यानी कि स्थान पर रहने का संबंध टूटना हुआ अन्न जल उठना। अगली कहावत है, लोकोक्ति है, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब यह है कि अपना स्वार्थ साधना, अपना स्वार्थ पूरा करना। और अगर इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो आज लोग देश हित में नहीं सोच रहे, सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, और इसी को कहेंगे अपना उल्लू सीधा करना। अगला जो लोकोक्ति है, अगली लोकोक्ति, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। क्या है? अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि अपनी बात सबसे अलग रखना, यानी कि सब अपनी अलग अलग बात रखना। जो लोग मिलजुल कर नहीं चलते, जो लोग मिलजुल कर नहीं चलते, अपनी खिचड़ी अलग ही पकाते हैं, वो समाज में अलग थलग पड़ जाते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि अपनी बात अलग रखना, दूसरों से अलग रखना, साथ मिलकर न चलना। जो लोग मिलजुल कर नहीं चलते, अपनी खिचड़ी अलग ही पकाते हैं, वह समाज में अलग थलग पड़ जाते हैं। अगली लोकोक्ति है, अपना राग अलापना। अपना राग अलापना यानी कि अपनी ही बातें करते रहना। अपना राग अलापना यानी कि अपनी ही बातें करते रहना। और अगर इसको वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो मैं तो उससे मदद मांगने गया था। मैं तो उससे मदद मांगने गया था, किंतु वह अपना ही राग अलापता रहा। मेरी तो उसने सुनी ही नहीं, अतः लौट आया। यानी कि अपनी ही बातें करते रहना, अपना राग अलापना, अपनी ही बातें करते रहना, दूसरों की न सुनना। मैं तो उससे मदद मांगने गया था, किंतु वह अपना ही रोना रोता रहा, अपना ही राग अलापता रहा। मेरी तो उसने सुनी ही नहीं, अतः लौट आया। इसके लिए कहते हैं कि अपना राग अलापना। अगली लोकोक्ति है, अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना यानी कि अपना नुकसान खुद करना, अपना नुकसान स्वयं करना। वाक्य में प्रयोग अगर हम करेंगे तो इसका होगा, डॉक्टर के कहने के बावजूद मैंने जर्दा नहीं छोड़ा और गले में कैंसर हो गया। इसमें किसी का दोष नहीं, इसमें किसी का दोष नहीं, मैंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अर्थात अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना या कि अपना स्वयं का नुकसान करना। आगे है, आँख की किरकिरी। आँख की किरकिरी, इसका अर्थ होगा अवांछित एवं व्यवधान डालने वाला व्यक्ति। अवांछित एवं व्यवधान डालने वाला व्यक्ति। और अगर इसका वाक्य में अगर हम प्रयोग करेंगे तो होगा, हमेशा यह सोचता है कि मेरा कैसे न कैसे काम बिगड़े। यह व्यक्ति सोचता है कि मेरा किसी न किसी तरह से काम बिगड़े, वह मेरे काम में दाएं से बाएं आने के लिए तैयार रहता है, इसलिए वह मुझे फूटी आँख नहीं सुहाता। दरअसल वह मेरे आँख की किरकिरी है। यानी कि अनावश्यक बाधा बनने वाला व्यक्ति वो हो किसी काम में किसी के लिए, तो उसको हम कहेंगे कि आँख की किरकिरी, वह व्यक्ति हमारी आँख की किरकिरी है। जिस प्रकार से अगर आँख में हम कोई काम कर रहे हैं और आँख में कोई कंकर आ जाए तो हमारा काम बाधित होता है, हम उस काम को निर्विघ्न रूप से संपादित नहीं कर पाते हैं।
उसी तरह कोई व्यक्ति अगर हमारे काम में बराबर बाधा डालता रहता है, काम नहीं करने देता, तब हम उसके लिए कहते हैं कि वह तो मेरी आँख की किरकिरी है, यानी कि अवांछित एवं व्यवधान डालने वाला व्यक्ति। अगला है आँख लगना। इसका उत्तर है ना आँख लगाना, यानी कि चौकस रहना, निगाह रखना, सावधान रहना, किसी चीज़ पर निरंतर एकटक चौकस रहना, निगाह रखना। और वाक्य में अगर हम प्रयोग करेंगे, यात्रा में सामान चोरी जा सकता है, आप बराबर आँख लगाए रखना। अगला है आँख खुलना। और आँख खुलना का मतलब ये है, क्या होगा? सजग होना, सचेत होना, सावधान होना। वह हमेशा सामान कम तोलता रहा और मुझे मालूम नहीं पड़ा। मेरी तो तब आँख खुली जब मैंने एक बार दूसरी जगह तुलवाया और सामान कम मिला। इसी को कहते हैं सावधान, सजग रहना। वह आदमी सजग रहा। बाद में आंखें चार करना। आंखें चार करना, देखिए आमना सामना करना या कि आमना सामना होना। आंखें चार करते ही वह शर्मा गया और मुस्कुराकर चला गया। अगला है आंखें चुराना या आंख बचाना, यानी कि बचने की कोशिश करना, सामना नहीं करना। जब हम किसी से किसी कारणवश बचने की कोशिश करते हैं, सामना नहीं करते हैं कि वह मिलते ही ये काम बताएगा, वो काम बताएगा या किसी पूर्व में दिए गए काम के लिए पूछेगा, तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे मुहावरे, ऐसी लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है, आंख चुराना या आंख बचाना। बचने की कोशिश करना, सामना नहीं करना। जब से वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, वो सामने नहीं आता बल्कि आंख चुराता रहता है। दूसरा है आंखें नीची होना, यानी शर्म से दृष्टि न मिलाना। तुम्हारी गलती की वजह से सबके सामने मेरी आंखें नीची हो गई। शर्म की आंखें नीची होना यानी कि शर्म से दृष्टि न मिलाना, शर्म से जो कि झुक जाना। तुम्हारी गलती की वजह से सबके सामने मेरी आंखें नीची हो गई। यह है इसमें वाक्य में प्रयोग। अगला है आँखों में खून उतरना। आँखों में खून उतरना, तो इसका अर्थ होगा गुस्से में आँखें लाल होना। गुस्से में आँखें लाल होना। और वाक्य में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो गाली सुनते ही उसकी आँखों में खून उतर आया और वह मारने के लिए लपका। गाली सुनते ही उसकी आँखों में खून उतर आया और वह मारने लगा। आँखों का तारा यानी कि बहुत प्रिय होना। वाक्य में प्रयोग है श्री कृष्ण गोकुल में सबकी आँखों के तारे थे। अगला है आँखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। किसी के साझे में व्यापार करना मुश्किल होता जा रहा है। पता नहीं कौन आदमी कब किसकी आँख में धूल झोंक दे, यानी कि धोखा देना। आँखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। वाक्य में अगर प्रयोग करेंगे तो यह कि किसी के साझे में व्यापार करना, किसी के साथ व्यापार करना मुश्किल होता जा रहा है। पता नहीं कौन आदमी कब किसकी आँखों में धूल झोंक दे। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि यथार्थ का पता चलना, जीवन के कठिन यथार्थ का पता चलना। सोहन जब संयुक्त परिवार से अलग होकर दूसरी जगह रहने लगा तो घर चलाने का सारा भार उसी पर आ पड़ा और बड़ा परेशान रहने लगा। तभी उसे आटे दाल का भाव मालूम पड़ा। अगली जो लोकोक्ति है वह है कलही खुलना, यानी कि रहस्य का भेदन हो जाना, पता चलना, किसी की गलत बात का पता चलना, ये इसका अर्थ है। और इसका वाक्य में अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसकी कलही खुल गई और पता चल गया कि वह तस्करी करने के लिए ही यहाँ रहता था। आगे देखिए कलेजा मुंह में आना। कलेजा मुंह में आना यानी कि घबरा जाना, अचानक घबरा जाना। किसी के दिल का दौरा
पढ़ने का समाचार सुनते ही उसका तो कलेजा मुंह में आ गया। आगे देखिए, कान खड़े होना। कान खड़े होना यानी सजग हो जाना, चौकन्ना हो जाना। बेटे की चोरी की करतूत सुनकर माँ बाप के कान खड़े हो गए। अगला है कान का कच्चा, यानी कि दूसरों की बातों पर ध्यान देने वाला। हर किसी के कहने पर भरोसा जो व्यक्ति कर लेता है उसके लिए कहा जाता है कि वह कान का कच्चा है। अफसर को, इसका अगर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अफसर को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। अफसर को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, उसे स्वयं सोच विचार कर किसी के बारे में राय बनानी चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये लोकोक्तियाँ हुई, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। आगे भी हम हिंदी व्याकरण की चर्चा जारी रखेंगे। आप निरंतर इन्हें पढ़ें, क्योंकि ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण जो ये काम आने वाली है, आप इसका अध्ययन करें। दूसरी बात यह कि ये जो आपको अध्ययन सामग्री दी जा रही है, उच्च कोटि की जो पुस्तकें हैं उनमें से संदर्भ ले करके आपको दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर इसी वीडियो में हम जो मुख्य स्रोत है, लुसेंट हिंदी व्याकरण, अधिगम संजय कुमार एवं हिंदी व्याकरण, व्यावहारिक हिंदी व्याकरण डॉक्टर राघव प्रकाश की पुस्तक है, उसमें से सहायता ली गई है, इसी में से मुख्य सामग्री ली गई है। आप पढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।